हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे स्टडी। आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बेसिक मैथ के बारे में थोड़ा सा, कि हमारा ये 11th क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे लिए बच्चों को थोड़ा ये बेसिक कराने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए सबसे पहले मैं आज बेसिक करा रहा हूँ। आज मैं आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा, रियल नंबर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, दुनिया का कोई भी नंबर हो, दुनिया का कोई भी नंबर हो, वो क्या होता है, एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है? जिसको हम रियल नंबर इंग्लिश में बोल देते हैं। ठीक है, सारे की सारे वास्तविक संख्या होती है। दुनिया का कोई सा भी नंबर बना लो, सारी की सारी वास्तविक संख्या होती है। कुछ होते हैं इमेजिनरी नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, उनको आप बाद में पढ़ोगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी आगे। तो देखिए, अब रियल नंबरों को, वास्तविक संख्याओं को हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। दो प्रकार से विभाजित करने का मतलब है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि रियल नंबर आपको एक तो होते हैं विद डेसिमल वाले। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम विद डेसिमल वाले, विद डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव वाले। कौन से? दशमलव वाले। ठीक है भाई, दशमलव वाले। और एक तरीके के होते हैं विदाउट डेसिमल। कैसे भाई? डेसिमल का मतलब होता है दशमलव वाले नहीं, दशमलव वाले जिनमें दशमलव नहीं होता है ना, जिनमें दशमलव नहीं होता। ठीक है भाई, इसका मतलब समझ आ रहा है ना, जिनमें दशमलव नहीं होता। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को बता दूं, जिनमें दशमलव नहीं होता वो रियल नंबर कौन से होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे 0 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का 4 डॉट 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 प्लस माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जिनमें दशमलव नहीं होता है, ठीक है, प्लस का हो या माइनस का हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनमें दशमलव ना हो, मतलब एक पूर्णांक हो, कंप्लीटली एक वैल्यू हो, ठीक है, एक नंबर हो, उसको हम क्या कहते हैं? उन नंबरों को हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम इंटीजर। क्या कहते हैं भाई? इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। क्या कहते हैं इनको? पूर्णांक। सही है भाई। इन नंबरों को जिनमें दशमलव नहीं होता, ये भी एक क्या है? वास्तविक संख्याओं के ही भाग है। जो पूर्णांक होते हैं वो क्या है? वास्तविक संख्याओं के भाग होते हैं। और जिनमें हम दशमलव नहीं होता, हम उनको क्या कहते हैं भाई? ये प्लस का इंफिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा? दुनिया का कोई सा भी नंबर हो, प्लस का हो, ठीक है, एक पूर्णांक हो, उसको क्या कहेंगे हम? इंटीजर कहेंगे, मतलब कि पूर्णांक कहेंगे। ऐसे ही माइनस तक कहीं भी जाए, वो कितना ही बड़ा हो नंबर, उसको भी हम पूर्णांक ही कहेंगे। ठीक है, अब इनको हम विभाजित करते हैं किस तरीके से, कि अगर हमारे पास 1 से लेकर इधर के नंबर हो, क्या हो? प्लस की साइड के नंबर हो सारे, तो हम इनको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, यह प्राकृतिक संख्या है। कौन सी वाली? प्राकृतिक। ठीक है भाई, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है भाई, अब इनको कहते हैं, देखो ये वाले जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं आपके? ऋणात्मक पूर्णांक। देखो नेगेटिव वाले जो होते हैं रियल नंबर, नेगेटिव जो पॉजिटिव कंप्लीट होते हैं नंबर, ठीक है, विदाउट डेसिमल वाले जो नेगेटिव रियल नंबर होता है, उनको हम ये कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और अब हमारे पास, जिनमें हमारे पास जो पॉजिटिव जो रियल नंबर होते हैं, ठीक है, बिना दशमलव वाले, उनको हम क्या कहते हैं भाई? नेचुरल नंबर तो कहते ही कहते हैं, उनको हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर, है ना भाई। ये वाला क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है भाई, क्लियर है ना ये? अब नेचुरल नंबर हमने इनको कह दिया, धनात्मक पूर्णांक कह दिया। अब हम इनको क्या कहते हैं? एक नाम और देते हैं हम इनको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर। जबकि आप छोटे होते हो, बच्चे होते हो, तो आपने क्या पता है कि एक से गिनती तो सीखते हो। हाँ जी, गिनती सीखते हो ना, तो वो सारे नंबरों को हम काउंटिंग नंबर भी, इनको अपनी लैंग्वेज में एक तरह से बोलने वाले नंबर, जैसे 1 2 3 4 नोट गिनते हैं, तो ये नंबर से माइनस का कोई नोट नहीं होता ना, 0 भी कोई नोट नहीं होता, तो ये काउंटिंग नंबर होते हैं। तो आप देखो, इसको हम कहते हैं भाई शून्य पूर्णांक। क्या कहते हैं? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक मतलब कि जीरो इंटीजर, इसको कहते हैं जीरो इंटीजर। ठीक है भाई, तो आपने देखा ये नेगेटिव वाले जितने भी रियल नंबर होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले नेगेटिव रियल नंबर जितने भी होते हैं, उनको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और पॉजिटिव जितने भी विदाउट डेसिमल वाले इंटीजर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और धनात्मक पूर्णांकों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कह देते हैं, और इनको काउंटिंग नंबर भी कह देते हैं। ठीक है भाई, गिनती वाले नंबर।
ठीक है, ये इधर से है, इधर वाले से है, एक से इधर वाले हैं सारे ये तीनों, इनको हम इस तरीके से कह सकते हैं। अगर हम नेचुरल नंबर या धनात्मक पूर्णांक या गिनती वाले नंबरों में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, किसको, इस जीरो को भी रख दें, 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी, तो ये जो नंबर होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं भाई, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोल देते हैं होल नंबर। कौन से भाई, होल नंबर। ठीक है, इनको हम होल नंबर बोल देते हैं। ठीक है, होल नंबर बोल देते हैं। अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपने इंटीजरों के बारे में पढ़ लिया। इंटीजर हो गया आपके पास ऋणात्मक, बिना बिना दशमलव वाले नंबर तो होते हैं, वो पूर्णांक है लेकिन है तो रियल नंबर का ही पार्ट। किसके बच्चे हैं ये दोनों, विदाउट डेसिमल वाले और डेसिमल वाले। डेसिमल वाले भी लिखूंगा मैं, और विदाउट डेसिमल वाले उनको हम क्या कहते हैं, विदाउट डेसिमल वाले जो रियल नंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। ठीक है, पूर्णांक क्या कहते हैं, मतलब ये कंप्लीट अंक होगा, दशमलव वाला कोई भी अंक नहीं होगा इनमें। और उनको हम धनात्मक पूर्णांक, मतलब प्लस वाले जितने भी रियल नंबर होते हैं विदाउट डेसिमल वाले, उनको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। और नेगेटिव वाले जितने विदाउट डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक। अब इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं, और उन्हीं को हम गिनती वाले नंबर कहते हैं। अरे इन अगर नेचुरल नंबर या धनात्मक पूर्णांक के गिनती वाले नंबरों में हम क्या करते हैं, जीरो को इंक्लूड करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, होल नंबर या पूर्ण संख्या है। जीरो को अलग से शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात हमारे पास विदाउट विद डेसिमल वाले नंबर की। किसके, विद डेसिमल वाले नंबरों की। तो विद डेसिमल वाले नंबर हमारे पास तीन टाइप से लिखेंगे हम। कितने तरीके से लिखेंगे भाई, तीन तरीके से लिखेंगे। तीन तरीके से मैं लिखकर बताता हूँ। पहले तो हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अंत हो जाना। क्या हो जाता है, अंत हो जाना, अंत हो जाता है। टर्मिनेट मतलब बड़ी, इसका मतलब है अंत होने का, मतलब होता है टर्मिनेट हो गया, ये मतलब इसका एंड हो गया। जैसे कि जो नंबर दशमलव वाला होगा तो भाई फ्रैक्शनल नंबर होगा वो, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर का मतलब है कि जैसे 10/4 है आपके पास, तो अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकाले, हाई स्कूल में क्यों निकालेंगे, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन है ना, तो अगर हम इसका दशमलव प्रसार निकाला है तो 10 को 4 से भाग लगा के दशमलव प्रसार निकलेगा, तो क्या आएगा इसका दशमलव प्रसार लगाया तो ये 2.5 आएगा। जैसे आपने 10 को 8 से भाग लगाया था तो आपका 1.25 आएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये खत्म हो रहे बार-बार तो नहीं यार, मतलब कोई भी, जैसे कि आपका एंड हो गया इसका, तो ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर, जिनका अंत हो जाता है, जिनके डेसिमल एक्सपेंशन निकाले हम तो उनका अंत हो जाता है। इस टाइप के नंबरों को हम टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कौन से, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जैसे कि आपके पास नंबर होगा 10/3। 10/3 देखो, ये ना तो टर्मिनेट तो होगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा मतलब इसका अंत नहीं होगा, लेकिन ये रिपीट होता रहेगा। रिपीट होने का मतलब है कि 10/3 करोगे, 10/3 को आप 10 को 3 से जब भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही जितने नंबर होंगे वो क्या कहेंगे आपके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग के नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये वाला जो नंबर होगा ना, इस वाले पार्ट में दशमलव वालों को हमने तीन तरीके से बांटा है। एक तो टर्मिनेटिंग नंबर, जैसे जिनका अंत हो जाता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जिनका अंत नहीं होता, रिपीट होते रहते हैं, बार-बार आते रहते हैं। कुछ संख्या ऐसी होती हैं जैसे कि आपने 20/6 करा, इसको भाग दिया, 6 दिया 18, फिर 0.6666 चलता ही रहेगा। खत्म होगा क्या, खत्म होगा। इस तरह के नंबर भी और होते हैं। एक नंबर ऑर्डर देता हूँ, 20/6 क्या आएगा, यही है वैल्यू, तो इसकी यही आ रही है। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे नंबर जो भी होंगे दुनिया में, जितने भी नंबर इस तरह के होंगे उनको नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर कहा जाएगा। अब ये आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कौन सा, नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है कि ना तो उनका अंत ही होता है और ना ही वो बार बार रिपीट होता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, जैसे पाई की वैल्यू, पाई होता है आपके पास, क्या है, सबसे पहला आप एग्जांपल डालोगे इसमें, पाई। क्या डालोगे, पाई की जो वैल्यू होती है 22/7। 22/7 का मान कुछ ऐसा आता है, पाई की जो वैल्यू आती है 22/7 है ना। कहीं पाई की वैल्यू ऐसे 3.1416 लिख देते हैं ना, 1400 लिख देते हैं। तो ये पाई की जो वैल्यू होती है, ना तो ये वाली ना ये वाली, ये दोनों में से कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है।
इनको क्या किया है साइंटिस्टों ने, इनको इस वैल्यू को मान लिया गया है। क्या मान लिया गया? इस वैल्यू को मान लिया गया है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होता। इसका रिपीट होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि आपके पास हम किसी संख्या को भाग देते हैं, क्या हम किसी संख्या को भाग देते हैं, बहुत सारी संख्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये नहीं कि केवल नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी बात बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये नहीं है कि केवल ये ही 3 अंक रिपीट होते रहे, एक ही अंक रिपीट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है आपने 4.256 करा, कोई भी भागफल आया हमारे पास, इतना आया, फिर क्या होता है, फिर वो 2526 हो जाता है, फिर 2526 हो जाता है, मतलब ऐसे बार बार ये चीजें रिपीट होती रहती है, 3 चीजें। अगर ये 3 अंक भी रिपीट हो रहे हैं बार बार, तब भी क्या कहलाएगा वो अंक, इसका मेंबर होगा। फिर भी उसके लिए समझ में आ रहा है ना? कभी कभी देखा होगा आपने छोटी क्लास में, होगा जब 8वीं या 7वीं क्लास में, तब आपने देखा होगा कि आपने क्या करा, भाग करा, 2-3 अंक डिफरेंट आए, फिर क्या हुआ, बाद में जब भाग आगे बढ़ा रहे हो बार बार उतना ही आने लगा, उतना ही आने लगा। तो इस तरीके की मेंबर भी इसी में रखे जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि पाई की जो वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, ये तो 22/7 वैल्यू मान ली गई है। इसको जब 22/7 को जब भाग लगाओगे आप, भाग लगाने पर क्या होगा, 6 अंकों को 6 अंक जब इसके भाग लगाने पर आएंगे, तो 3 पॉइंट कुछ आएंगे, 3.1416 ये तो आएंगे आएगा, फिर कुछ और आएंगे, तो ऐसे 6 या 7 अंक होंगे तो बार बार रिपीट, जैसे एक बार आ गया 22/7 फिर आ जाएगा, फिर उतना ही, फिर भाग लगाओगे फिर 22/7 ही, मतलब उतना ही आएगा, फिर उतना ही आएगा। लेकिन ये मतलब तब तो ये क्या हो जाएगा, नॉट रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का मेंबर होगा। 22/7 जो वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू मेंबर हो जाती है। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो कभी भी इसकी मेंबर नहीं होती, वो इसीलिए हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले मेंबर में इसको रखते हैं। पाई को क्या रखते, इसमें रखते हैं, इसमें रखते हैं क्योंकि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की वजह से इस 22/7 3.1416 को मान लिया गया, ठीक है। तो इसको आप 22/7 हो, इसको भूल जाना, कभी इसको कंफ्यूज मत होना इसको लेकर, ठीक है। पाई इसीलिए आपका क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मेंबर होता है। जैसे कि आप नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि आप √2, क्या √2, √3, √7 या √5, मतलब रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या, ठीक है, रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होगी, वो क्या होगी आपकी, कभी भी इनका डेसिमल एक्सपेंशन रूट दोगे, एग्जैक्ट वैल्यू जब निकालोगे आप तो क्या देखोगे कि उसमें कुछ नंबर ऐसे होंगे कि कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि अगर 7 अंक आ रहे हैं, एक बार 7 अंक आ गए मतलब निकालने पर, तो वो 7 अंक फिर से आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें इनमें से किसी में होगा, तो कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर है तो क्या होगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मेंबर होगा, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए अंकों को किस तरीके से विभाजित किया जाता है ना। देखो यहाँ पर एक बार फिर से समझा देता हूँ, रियल नंबर होते हैं हमारे, सारी दुनिया में कोई सा भी नंबर रियल नंबर होता है, उनको 2 तरीके से हम विभाजित कर लेते हैं। 2 तरीके से कैसे विभाजित करते हैं, एक तो जिनमें दशमलव नहीं होता, एक वो जिनमें दशमलव होता है, ठीक है। जिनमें दशमलव नहीं होता है हम उनको क्या कहते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या माइनस का 1, 2, 3 मतलब पूर्णांक की कंप्लीट वैल्यू होती है, उनको हम पूर्णांक कहते हैं या इंटीजर कहते हैं। अब उनमें जो प्लस वाले होते हैं उनको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और नेगेटिव वाले होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब बात आती है हमारी, अब जो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं और गिनती वाले नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अभी देखिए आपको ये दिया हुआ है, अगर इन नेचुरल नंबरों में हम 0 को भी इंक्लूड कर लें, मतलब इनके साथ रख दें 0 को भी, तो क्या कहलाएगा, ये पूर्ण संख्या या होल नंबर, ठीक है। आपने देखा, अब आधी बात हमारी दशमलव वाले नंबरों की। दशमलव वाले नंबरों में मैंने आप लोगों को बता दिया 3 तरीके से विभाजित करते हैं इनको। टर्मिनेटिंग वाले नंबर जिनका अंत हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अंत नहीं होता, कुछ अंक बार बार रिपीट होते रहते हैं डेसिमल एक्सपेंस के अंदर। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इसमें जो होता है वो इसमें नहीं होता, कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कुछ फिक्स नंबर बार बार रिपीट होते रहे, है ना, इसमें नहीं होता। तो आप देखो, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि अब परिमेय और अपरिमेय की बात कर लेते हैं, है ना, परिमेय और अपरिमेय। तो मैं परिमेय संख्याओं के लिए लिखूंगा परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कोई क्या होती है हमारी, जिन्हें हम p/q के रूप में ले सकते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में मैं लिख सकें, ठीक है भाई।
परिमेय संख्या क्या होती है भाई, यहाँ पे क्या होना, वेयर q डज नॉट इक्वल, q की वैल्यू नहीं होनी चाहिए जीरो के, q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर बात करें अपरिमेय की, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याओं का मतलब होता है जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम रूप में लिख सकते, ठीक है, लिख सकते, ठीक है, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। जिनको हम नहीं लिख सकते उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। यहाँ भी q बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जीरो। अब आप देखो, आपने क्या देखा कि अगर हम सारे के सारे इंटीजरों में, सारे के सारे इंटीजर या पूर्णांकों में सबके नीचे अगर 1 को लगा दूं, मैं क्या 1 लगा दो, 1 से सारे इंटीजरों को मैं भाग कर दूं भाग, क्या भाग करने से किसी भी अंक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, क्या किसी अंक पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, उसकी वैल्यू तो वही रहेगी, उसकी वही वैल्यू रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे अंक क्या है, p बटे q के रूप के फॉर्म के हो गए। p का मान कुछ होगा ऊपर वाला, नीचे का नीचे एक तो हर एक के नीचे होता ही है ना, मैं रख के दिखा दिया। तो ये सारे के सारे नंबर जो इंटीजर है सारे के सारे वो p बटे q के रूप के हो गए, p बटे q के रूप के हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सारे के सारे जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी परिमेय संख्या क्या होता है ना, सारे के सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। अगर हम बात करें इधर की, अंत हो जाने वाला, ये भी भाई p बटे q के रूप का है, देखो ना, p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 4, और ये भी आपका ये जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है और रिपीटिंग है, तो ये भी p बटे q का रूप का है ना, ये भी q p की वैल्यू 10 है, q की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो जिन्हें हमने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिख रखा है, परिमेय संख्याओं की, जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या होती है, हमारी परिमेय संख्या होती है। तो देखो, आपने देखा कि सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। आपने देखा कि विदाउट दशमलव, देखो सारे के सारे विद आउट डेसिमल वाले में सारे जितने भी इंटीजर होते हैं सारे परिमेय संख्या होते हैं, लेकिन विद डेसिमल वाले दशमलव वाले में, चलो इसमें एक चीज आई, मैंने इन दोनों को समझा दिया, इसको नहीं समझा, इसको देखो समझ लो। क्या पाई जो होती है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है उसको हम कभी भी p बटे q के रूप में नहीं ले सकते। पाई की जो वैल्यू होती है हम मान लेते हैं 22/7, साइंटिस्टों ने इस वैल्यू को मान लिया है कि 22/7 होती है, इसको p बटे q के रूप में लिखा गया है, लिखिए ना p बटे q। अगर इसके हिसाब से, इस वैल्यू के हिसाब से, तो भाई पाई क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, क्योंकि ये तो भैया p बटे q के रूप में लिखी हुई है, होना चाहिए ना। लेकिन आपने किताबों में पढ़ा होगा कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। उसका रीजन यही है, उसका रीजन क्या है, इसका रीजन ही यही है कि जो पाई की जो ये वाली वैल्यू है 22/7, इसको मान लिया गया है साइंटिस्टों के द्वारा गणित में, इसलिए हमें सभी को पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो कभी भी आपकी इस फॉर्म की नहीं लिखी जा सकती, p बटे q की फॉर्म की, इसीलिए पाई को भी अपरिमेय संख्याओं में लिखा जाता है। तो सारी की सारी रूट के अंदर जितनी भी आपकी अभाज्य संख्या होंगी सारी की सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब है ये अपरिमेय हो गई, ये जो आपकी परिमेय हो गई, ये वाली, ये सारी परिमेय, और ये वाली भी परिमेय हो गई, ठीक है। तो हमारे पास सारी संख्या, टोटल संख्या क्या थी, रियल नंबर थे, सारे रियल नंबर थे ना, सारे रियल नंबर थे। चलो कॉपी निकाल ले जरा वो किताब अपनी, ये वाली देखो। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इन चीजों के लिए बता रहा हूँ, प्राकृतिक संख्याओं को आप किससे निरूपित करोगे, n लिखा है, क्या लिखा है, n बराबर क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहीं भी कहा होगा इस एक्सरसाइज में, तब आप उसको क्या समझोगे, ये वाली जो संख्या है ना, ये वाली संख्या है, इनका सेट होगा, वो किसका, n का। n में n जो लिखा होगा, n का मतलब क्या होगा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है आपकी, अरे यार जीरो क्यों आ गया इसमें, ये जीरो नहीं होता इसमें, सही है भाई, यहाँ से होता है ये, ठीक है। कहाँ से होती है, एक से स्टार्ट होती है और प्लस के अनंत तक होती है, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है, ठीक है। क्लियर हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। अगर z की बात करें, z पूर्णांकों का समुच्चय है, तो ये जो z होता है ना, पूरा होता है बड़ा वाला सेट, ये z होता है जिसमें प्लस का और माइनस का और जीरो भी इंटीजर होता है, सारे मौजूद हैं, उसको हम क्या कहते हैं मेरे भाई,
जेड कहते हैं, मतलब पूरा का विदाउट डेसिमल वाले जितने भी नंबर होते हैं सारों को जेड कहते हैं। अब जेड को दो तरीके से बांट देते हैं, ये जो नेगेटिव होते हैं उनको जेड, उनको हम क्या कहते हैं, जेड नेगेटिव, नेगेटिव पूर्णांक कहते हैं इनको, क्या कहते हैं इनको, नेगेटिव पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, इसको जेड माइनस से निरूपित करते हैं। और इनको क्या कहते हैं, इनको n बराबर जेड प्लस भी होता है, क्या नेचुरल नंबरों को हम जेड प्लस से भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय कहे तो जेड प्लस करके लिख दो, अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहे तो केवल n लिख दो। लेकिन बात एक ही होती है, जेड प्लस में जो नंबर होते हैं वो किस में होते हैं, n में नंबर होते हैं। और हमारी बात आती है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय तो मेरे भाई ये रियल नंबर सारे के सारे ही वास्तविक संख्या है। तो अगर हमसे बात, रियल नंबर का मतलब क्या है ना, रियल नंबर वो सेट, चाहे दशमलव वाला नंबर भी होगा, दशमलव वाले भी होंगे, डेसिमल वाले भी होंगे, रूट वाले भी होंगे, पाई भी होगा, और ये सारे नेगेटिव पॉजिटिव पूर्णांक भी होंगे, उसको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं का तो मैंने बताया लिखा है आपको, दुनिया का कोई सा भी एक नंबर हुआ, चाहे वो माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, चाहे दशमलव वाला हो, चाहे रूट वाला हो, वो क्या होगा आपका, एक वास्तविक संख्या होगा, ठीक है ना, समझ गए ना। अब वास्तविक संख्याओं से हमने क्या करा है, अलग अलग बांटा है कि कौन सी चीज को क्या कहा जाता है, किस तरीके से कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या को समझ गए। अब आपने देखा कि जो वास्तविक संख्या है परमेय अपरिमेय की फॉर्म में लिख दिया, जैसे कि परमेय संख्या क्या है, ये वाली संख्या परमेय है, सारी जितने भी पूर्णांक थे हमारे सारे परमेय थे, सारे के सारे पूर्णांक क्या थे, परमेय संख्या थे। परमेय संख्या को क्या लिखा है ना, परमेय संख्या का समुच्चय को क्यों लिखा है ना, ठीक है। तो परमेय संख्याओं के समुच्चय को उन्होंने क्यों लिखा है, तो सारे के सारे पूर्णांक हमारे क्या थे, परमेय संख्या थे, और दो इधर से थे, क्या थे, दो इधर से थे, ये वाले नॉन टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग वाले, और ये वाले तो मैंने बताया था कि अपर में होते हैं ये वाले, है ना, ठीक है, हम इनको पिवट टेबल के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये वाले अपर में होते हैं। तो रियल नंबर अगर परमेय अपरमेय की फॉर्म में लिखते हैं अगर, तो ये क्या कहलाएंगे आपके, ये वाले देखो, ये वाले नंबर सारे के सारे पूर्णांक, और ये वाले ये क्या कहलाएंगे हमारे, सारे के सारे अपरमेय कहलाएंगे, इनको छोड़ करके ये वाले तो हुए आपके अपरमेय नंबर, ठीक है। केवल एक ही तरीके से आपके अपरमेय होते हैं जब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, इनका अंत भी नहीं होता, और जो ना ही ये रिपीट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अपरमेय कहते हैं। बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, परमेय होते हैं। समझ में आ गया ना। परमेय संख्याओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बच्चे समझ नहीं आते हैं, कहते हैं भैया पिवट टेबल के रूप में कैसे निरूपित करें। अरे पिवट टेबल के रूप में मतलब क्या है, ऊपर कुछ होनी चाहिए वैल्यू, और नीचे भी क्यू का मान 0 ना हो, कुछ भी हो, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, सारी की सारी संख्या पिवट टेबल की फॉर्म में कहलाएंगी। तो इतना क्लियर हो गया ना आप लोगों का। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ कि आपने सीखा पढ़ा हुआ खूब अच्छे से अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है, मैं आपको एग्जांपल डाल के बताऊंगा, आप परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, क्यों आप 11वीं क्लास में पढ़ रहे हो, ना कि छोटे बच्चे 4वीं या 5वीं में। तो अभाज्य संख्याओं वाली बात तो वैसे छोटी क्लास की है, 8वीं 7वीं की है। तो मैं बता देता हूँ, अभाज्य संख्या वो होती है, वो नंबर जो या तो खुद से करते हैं या फिर खुद से, तो खुद का मतलब ही अपने आप है, ठीक है, खुद से करते हैं या फिर एक से नंबर, तो एक से तो दुनिया का कोई भी नंबर वो कर जाएगा ना। ऐसा होगा कि एक से कोई नंबर ऐसा है जो नहीं कटेगा, सारे नंबर दुनिया का कोई सा भी नंबर एक से कटेगा, है ना। इसके अलावा मतलब एक से तो कटेगा ही कटेगा भैया, कोई सा भी नंबर ले लो आप, उसके अलावा वो खुद से भी कटे, या केवल खुद से कटे, इसके अलावा इन दो नंबरों के अलावा किसी और से ना कटे, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे कि ये दो है, मैंने आप लोगों को बताया कि दुनिया का कोई सा भी नंबर हो वो एक से तो कटेगा ही, एक से कटेगा ना। तो मेरे भाई ये एक से तो डिवाइड होगा, बट केवल ये दो से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा नहीं होगा ना, नहीं होगा। इसीलिए क्या है, आपकी अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं आपकी 3 की, 3 या भैया एक से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से कटेगा, 5 ले लो, 1 से कटेगा, या फिर 7 से कटेगा, क्या 9 हो सकता है मेरे भाई, 9 1 से तो कटेगा, और मेरे भाई खुद से भी कटेगा। ये दुनिया का नंबर 1 से या खुद से तो कटता ही है, कोई सा भी नंबर ले लो दुनिया का, है ना। इसके अलावा ये किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इसीलिए ये क्या है आपका, इसीलिए ये आपका अभाज्य नंबर नहीं होगा क्या, नहीं होगा। ये भाज्य नंबर कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा या समग्र संख्या कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये आप इसको अभाज्य संख्याओं के फॉर्मेट में नहीं रख सकते,
ठीक है सही 7 है 5 सॉरी ये 5 था, ये 5 है ये 7 बाय मिस्टेक मैंने ये 7 लिख दिया, ये 5 से कटेगा 5 से हाँ ठीक है 5 था तो 5 से कटेगा 5 से ठीक है एक से तो हर एक कटेगा। अगर यहाँ पे हम 7 ले रहे हैं तो ये 1 से तो कटेगा मेरे भाई 7 से भी कटेगा। 9 आप अगर वो विषम संख्या को आप रख रहे हो तो सोच रहे हो कि भैया यहाँ पे भैया विषम संख्याएं आ रही हैं, विषम संख्याएं होती है सारी अभाज्य संख्याएं। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि अभाज्य संख्याएं सारी विषम संख्या होती है तो ऐसा नहीं है। देखो ये भी एक सम संख्या है, सम अभाज्य संख्या है ना। कभी ऐसा कंफ्यूज मत होना कि विषम संख्या होती है वही अभाज्य संख्या होती है, तो आप गलत कर जाओगे। आपको डेफिनेशन अलग अलग है हर एक चीज की। सम संख्याओं की क्या होती है भाई जो 2 से कट जाती है ना, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटती। अभाज्य संख्याओं की बात करें हम तो खुद से कटेंगी या फिर 1 से तो कटेंगी। 1 से तो भैया हर एक नंबर कटता है लेकिन वो खुद से कटेंगे, इसके अलावा किसी और नंबर बीच के नंबर से ना कटेंगे। जैसे कि आपके पास एक नंबर और डाल देता हूं 13 होता है भैया, 13 1 से तो कटेगा ही भाई, बट 13 से कटेगा। इसके अलावा किसी और नंबर से कटेगा क्या? तो देखो तो ये अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखे, अभाज्य संख्याओं के बारे में क्लियर हो गया। अब भाज्य संख्याओं की बात आती है, भाज्य संख्याओं की बात आती है। मैं भाज्य संख्याओं के बारे में बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। भाज्य संख्याओं के बारे में सीखो, हमारी जगह काम है, इसी को मिटा के बता देता हूं। तो भाज्य संख्या क्या होती है हमारे पास? भाज्य संख्या देखो क्या है, भाज्य संख्या है जैसे कि हमारे पास 4 है, 4 से देखो 1 से तो कटेगा ही, 4 से कटेगा। इसके अलावा कोई भी नंबर जो किसी और नंबर से कट जाए वो क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या, या इनको समग्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, कंपोजिट है ना, कंपोजिट। और उनको प्राइम नंबर बोलते हैं, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, कंपोजिट नंबर होते हैं। तो इसके अलावा भी ये 2 से कट जाएगी। ऐसे ही आपके पास 6 है, 6 से 3 से 1 से तो कटेगा ही भाई, ये 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। इसलिए क्या है? भाज्य संख्या, समग्र संख्या। तो आपके पास प्राइम नंबर हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए, है ना। अब नंबर रह जाते हैं हमारे पास को प्राइम नंबर। तो भाज्य संख्या के बारे में सीख गए क्या होते हैं? जो खुद से और 1 के अलावा किसी और नंबर से और भी कर जाए उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट, ठीक है। अगर बात आती है हमारे पास को प्राइम नंबर की, क्या को प्राइम नंबर? को प्राइम नंबर का मतलब होता है सहवाच्य संख्या। सीखा कभी पढ़ा है ना सहवाच्य संख्या? संख्या है, ठीक है भाई। सहवाच्य संख्या क्या होती है? देखो मैं आप लोगों को बता दूं, सहवाच्य संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिन दो सहवाच्य संख्या कभी एक अकेली संख्या नहीं होती। सहवाच्य संख्या 2 संख्याओं को मिलाकर सहवाच्य संख्या मिलती है। 2 संख्याओं के पेयर को हम सहवाच्य संख्या कहते हैं। तो सहवाच्य संख्याओं तो 2 संख्याओं का जो पेयर होता है उन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ, एचसीएफ मतलब मासा, अगर 1 होगा, क्या होगा? अगर 1 होगा तब वो सहवाच्य संख्या कहलाती है। अगर मैं बात करूं 2,3 की, 2,3 की, तो ये दोनों क्या है? आपकी सहवाच्य संख्या, क्योंकि इनका जो एचसीएफ है वो क्या है? 1 है। देखो 1 होगा ना इसका एचसीएफ, दोनों संख्याएं ऐसा कोई कॉमन नंबर है 1 के अलावा जिससे कट जाएंगे? अरे एचसीएफ क्या है? एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ एक बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा ऐसा नंबर जिससे वो दोनों संख्या कट जाए, ठीक है ना। जा भी पढ़ा रहा हूं, जैसे कि आपके पास 12 है एक नंबर और एक 15 है, ठीक है। तो इनके अगर एचसीएफ के बारे में बात करें, क्या एचसीएफ के बारे में बताओ? एचसीएफ क्या? एच का मतलब हाईएस्ट है ना, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। एक बड़े से बड़ा ऐसा वेनिस गुणनखंड जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाए उसको हम क्या कहते हैं? एचसीएफ। तो अगर मैं कहूं एचसीएफ ऑफ 12 and 15, तो ऐसा एक कोई एक नंबर है बड़े से बड़ा जिससे ये दोनों नंबर कट जाए? देखो कट जाए कोई नंबर है ऐसा? ये लॉजिकली बता रहा हूं मैं, लॉजिक मैं सॉल्व नहीं करना, मतलब कॉपी पेंसिल लेके बैठ रहे हो। इसमें क्या है कि आप देखो ना 3 से 3 के 3 है एक नंबर, 3 से 3 है, 3 से 3 चौक 12 और 3 एक ओवेनिश नंबर है इससे बड़ा। देखो 1 से भी कटेंगे, अरे 1 से भी दोनों संख्या कट रही हैं और 3 से भी कट रही हैं, लेकिन हमने क्या बताया इसकी डेफिनेशन में? बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कौन सा? ओवेनिश गुणनखंड वो वाला जो बड़ा हो, है ना। तो बड़ा कौन सा है? 3 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। समझ में आया नहीं आया? तो एचसीएफ की लैंग्वेज से समझो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
तो एचसीएफ इनका 1 होगा। अब इसका 3 आ गया, ये दोनों होंगी क्या सहवास संख्या? 12 और 15 क्या सहवास संख्या होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया को प्राइम नंबर या सहवास संख्या वो संख्या होती हैं उन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, लेकिन इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आया? 3 आया। तो ये होंगी क्या? नहीं होगी। तो ओनली वो संख्या है, जैसे कि आप 8 को और 9 को भी रख सकते हो, 8 को 9 भी रख सकते हो। तो 8 और 9 का जो एचसीएफ दोनों का निकालोगे तो कितना आएगा? एक ही आएगा, 1 आएगा। तो ऐसी संख्या जिनका एचसीएफ 1 हो, ऐसी वो दो संख्या है जिनका एचसीएफ 1 हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हम नंबर सिस्टम के बारे में या वास्तविक संख्याओं के बारे में अच्छे से सीख गए। आज के लिए यहाँ बस इतना ही। हम अब आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।